स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुसाफिर एकेडमी फ्री क्लासेस में, जहां आपकी तैयारी बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम कवर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती 2026, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का। ये जनरल नॉलेज का हमारा प्रैक्टिस क्लास नंबर 11 है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम जैसे एग्ज़ाम में आपके आते हैं कूट वाले प्रश्न, वैसे प्रश्न और साथ ही साथ सामान्य दोनों प्रकार के मिक्स प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा क्वेश्चन इजी टू हार्ड रहेगा, दोनों तरफ मिक्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है कि भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा का लोकसभा सदस्य बनने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। देखो, जो संसद के दो सदन होते हैं, क्या होते हैं, लोकसभा होता है, दूसरा क्या, राज्यसभा होती है। ये तो आपको पता होगा। जो लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन, क्योंकि लोकसभा क्या हो सकती है, बहुमत समाप्त होने पर भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता। इस कारण लोकसभा को क्या कहा जाता है, निचला सदन, निम्न सदन, और लोकसभा को निम्न या निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्न सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को, और उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को। तो इसमें बोला गया है कि निम्न सदन लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो बताइए कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो लोकसभा की न्यूनतम आयु होती है बनने की 25 वर्ष, और राज्यसभा का कितना होता है, 30 वर्ष। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कितना रहता है, और राज्यपाल का 35 वर्ष। तो निम्न सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को। उच्च सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को। निम्न सदन के लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। तो सभी याद रखने के साथ अगला क्वेश्चन है कि सामान्य विज्ञान में विटामिन की घुलनशीलता के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इनमें से क्या क्या सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या तीनों सही है। तो देखो, विटामिन जो बी और सी जल में घुलनशील होता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन बी सी, तो बी सी याद रखना, इधर से बी सी किस में होता है, तो ये जल में घुलनशील होता है। और इसके अलावा जितना भी पत्ते वो वसा में घुलनशील रहता है। क्या क्या बच गया, तो ए, डी, ई, के, तो ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, तो विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। और बचा जो ए, डी, ई, के, सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो पहला सही है और दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये गलत है। देखो, विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। तो ये हो गया गलत। ठीक, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। यहाँ पे जो रिकेट्स रोग लिखा है उसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया विटामिन सी की कमी से, गलत है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो पहला सही हमारा, दूसरा सही, लेकिन तीसरा गलत है। तो राइट आंसर होगा, सही पूछा है तो पहला और दूसरा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। अगला है कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित महान मुगल सम्राटों के शासनकाल को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अकबर, बाबर, शाहजहां और जहांगीर। तो सबसे पहले कौन आया था, देखो, तो सबसे पहले कौन आया था, इसमें रहेगा हमारा, सबसे पहले आया था बाबर, तो रहेगा दूसरे नंबर में। बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं, लेकिन हुमायूं ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद कौन आया था, अकबर, एक। अकबर का फिर कौन आया था, तो उसके बाद आया था शाहजहां, तो 4। शाहजहां के बाद कौन आया था, नहीं, जहांगीर, जहांगीर 4 नंबर, फिर उसके बाद कौन सा आया था, शाहजहां। तो 2143 रहेगा। ठीक, सबसे पहले कौन था, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आया था अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब। ठीक, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। सबसे पहले कौन आया था, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद कौन आया था, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से रहेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनका कार्यकाल भी देख लीजिए। पहले कौन आया था, बाबर, 1526 लेकर 1530 तक। फिर आया हुमायूं, फिर आया अकबर 1556 से 1605 तक। फिर आया जहांगीर
1605 से 1627 तक, फिर आया शाहजहाँ 1627 से लेकर 1658 तक। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा 50 वर्षों तक राज किसने किया? तो अकबर ने। सबसे अधिक मुगल शासन में सबसे अधिक राज करने वाला, समय तक राज करने वाला राजा कौन था? तो अकबर था, 50 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है जहाँ महानदी पैरी और सोंडूर नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है? तो बताइए कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है जहाँ क्या है? महानदी पैरी और सोंडूर नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। सिरुनान में स्थित है, चंद्रपुर में, राजिम में, सिरपुर में। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। यहाँ किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम, ये पूछ सकता है। तो पैरी, महानदी, पैरी और सोंडूर। ठीक, ऐसा भी आएगी। राजिम में किन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है? ऑप्शन ए इसमें जैसे कि दे देगा, फर्स्ट टाइम लिख देगा महानदी, फिर सेकंड में लिख देगा पैरी, फिर हो गया सोंडूर, एक और नदी लिख देगा जैसे कि अरपा। तो इसमें से आपको कौन कौन सा है? तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, इस तरह से आपको करना है। तो राजिम में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो महानदी, पैरी और सोंडूर। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा कथन कारण से है कि कथन दिया कि पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है, क्या सही है? कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गुणन करती है, जिसके कारण जो भाग्य सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन और पीछे होता है वहाँ रात होती है। तो कि कथन सही कि कारण सही कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं? कथन तो बहुत आसान है कि सही बोलोगे ही कि पृथ्वी पर दिन रात की घटना होती, बिल्कुल होती है। अब कारण की बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, क्या सही है? पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर? तो बिल्कुल सही है। किस ओर घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसी कारण हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है? सूर्य से मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। जैसे आप गाड़ी से सामने की ओर जाते पेड़ कैसे दिखता है? आपके ऑपोजिट पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देता है। इसी तरह जो पृथ्वी होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसीलिए सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है। ये सही है। और इसी कारण से क्या होता है, जो सूर्य के सामने रहता है वहाँ दिन और पीछे रात। तो कथन भी सही, कारण भी सही और व्याख्या भी सही है। लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि कैसा समझते हैं उसकी गति को पूर्व से पश्चिम की ओर, तो नहीं। पृथ्वी की गति क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसी कारण हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। ठीक, जैसे कि आप गाड़ी से सामने की ओर जाओगे तो पेड़ कैसे दिखाई देता है? पीछे की ओर जाते दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप सामने जा रहे हो, आपके अपोजिट दिखाई देता है। इसी तरह भी है, पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है तो हमें सूर्य किस ओर दिखती है? पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देती है। तो यहाँ पर कथन भी सही, कारण भी सही और व्याख्या भी सही है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत शुरू किए गए निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य किस लक्ष्य को प्राप्त करना है? बताइए कि नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत शुरू की गई निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या रखा गया है? उच्च शिक्षा में 100% नामांकन, कक्षा 3 तक के बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN प्राप्त करना, यह सभी स्कूलों में मुफ्त लैपटॉप बांटना, विदेशी भाषाओं को अर्जित ज्ञान। तो जो निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य था, ये था कक्षा 3 तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और सांख्य ज्ञान प्राप्त करना। तो जोड़ घटाव बोलना सीखना, इस तरह के जो मूलभूत साक्षरता इसको प्राप्त कर लें। ठीक, निपुण इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जैसे कि जोड़ी मिलाओ में फुल फॉर्म पूछ लेगा या ऐसे ही पूछ सकता है। तो क्या होता है? नेशनल निपुण, तो NIPUN, तो निपुण, तो इसका फुल फॉर्म पूछा रहता है। तो इसका फुल फॉर्म रहता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या लिखा गया? भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों के संदर्भ में आपको विचार करना है कि कौन कौन सा सही है। पहला कथन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज्य की सिफारिश की थी। दूसरा है कि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की थी। LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी।
तो बताइए कि इनमें से भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन कौन सा सही है। तो पहला बोला गया है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ये क्या बिल्कुल सही है। देखो बलवंत राय मेहता, तो इसमें कितना वर्ड है, 3 वर्ड है, 1 2 और 3। तो 3 वर्ड है तो ये क्या था, 3 स्तरीय था, तो बिल्कुल सही है। अशोक मेहता, तो इसमें कितना वर्ड है, 2, एक अशोक एक मेहता, ठीक है, द्विस्तरीय है, तो ये भी सही है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद है LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ये भी बिल्कुल सही है। जो बलवंत राय मेहता समिति बना था, ये कब बना था, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 को बना था। फिर अशोक मेहता समिति 1970 को बना था। और जो LM सिंघवी समिति बना था, ये 1986 बना था। कई बार इसका सन ही पूछ लेता है। तो अशोक बलवंत राय मेहता 3 वर्ड है तो त्रिस्तरीय, कब बना था, 1957। अशोक मेहता 2 वर्ड है तो 2 स्तरीय, कब बना था, तो 1970। फिर LM सिंघवी समिति ये कब बना था, तो 1986। तो यहाँ पर तीनों सही हैं, पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही, तीनों हमारा क्या है, सही है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने से है। किसका, नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने से है। दूध उत्पादन को है, तिलहन मतलब सरसों उत्पादन को है, मत्स्य या मछली उत्पादन को है, अंतरिक्ष अनुसंधान के उत्पादन को बढ़ाने से है। देखो तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, इसको काट दो। देखो दूध उत्पादन के लिए क्या था, श्वेत क्रांति था। दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, तो श्वेत क्रांति। तिलहन का तेल मतलब तेल कैसा रहता है, तो पीला रहता है, तो पीली क्रांति। और मत्स्य, तो मत्स्य किस में रहता है, जल में, तो जल कैसा रहता है, नीला, तो नीली क्रांति। दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, तिलहन या सरसों उत्पादन के लिए पीली क्रांति, और मत्स्य मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य मछली उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन सरसों उत्पादन से। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो बताइए कि पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ऑक्सीजन O2 है, नाइट्रोजन N2 है, या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। तो जो पर्यावरण की ग्लोबल वार्मिंग की सबसे प्रमुख जिम्मेदार गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद क्या होती है, मीथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर मीथेन, ये क्या करते हैं, सूर्य की विकिरणें जो पृथ्वी पर आती है उसको वापस जाने नहीं देता, उसको वहीं पर रोक लेता है। पृथ्वी पर आती है सूर्य की किरणें, फिर उसके जो ऊष्मा जाती है उसको वापस आने नहीं देता, रोक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके प्रमुख जिम्मेदार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद मीथेन CH3। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सही क्रम में लगाइए। क्या बोला गया, छत्तीसगढ़ के इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्राचीन काल से लेकर कहाँ तक करना है आपको, आधुनिक काल तक जमाना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आया था हमारा, तीसरा नंबर, सिरपुर के सोमवंश पांडुवंश शासन महाशिवगुप्त, मतलब इसका शासन था, किसका, सिरपुर में सोमवंश का शासन था सबसे पहले इसमें से। और उसके बाद क्या था, तो उसके बाद रतनपुर की स्थापना, कलचुरी राजवंश द्वारा रतनपुर की स्थापना किया गया था राजा रत्नदेव प्रथम के द्वारा। उसके बाद क्या, छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, मतलब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, तो दूसरा। फिर अंतिम में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह गुंडादुर के नेतृत्व में, ये क्या था अंतिम में। तो सबसे पहला क्या था, सिरपुर में सोमनाथ का शासन, सोमवंश का शासन। उसके बाद क्या बना, कलचुरी राजवंश और रतनपुर की स्थापना। तो दूसरा क्या बना, छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, तीसरा। और चौथा में क्या था, बस्तर के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व, ये सबसे अंतिम में आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 31 और 24। क्या रहेगा, 31 और 24 राइट आंसर ऑप्शन ए। तो देखो सबसे पहले सिरपुर का पांडु वंश लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी, फिर रतनपुर की स्थापना किया गया था 1085 ईस्वी, फिर मराठा आक्रमण हुआ था 1741 ईस्वी, फिर भूमकाल विद्रोह सबसे लास्ट में 1910 ईस्वी। ठीक।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अहमदनगर किले की जेल में बंदी रहते हुए प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसने लिखी थी। तो सीधा सीधा बोला गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, इसकी रचना किसने की। महात्मा गांधी ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो बताइए कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किसने लिखा। तो ये लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब क्या थे, जेल में थे, तब इसको लिखे थे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों, किसके बारे में? प्रमुख जनजातियों और उनके पारंपरिक कार्यों के युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कि खैरवाड़ जनजाति। तो खैरवाड़ जनजाति क्या करते हैं? खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं, क्या सही है? फिर है अग्रिया जनजाति, लोहा गलाने और लोहे के उपकरण बनाने का कार्य करते हैं, अग्रिया जनजाति, क्या सही है? बैगा जनजाति पारंपरिक रूप से चिकित्सा और झाड़ फूक का कार्य करते हैं, मतलब ओझा का कार्य करते हैं। तो इनमें से क्या क्या सही है? तो पहला कथन है कि खैरवाड़ जनजाति खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त निकालने का कार्य करते हैं, ठीक है। खैर जनजाति तो खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं, ठीक। अग्रिया जनजाति लोहे गलाने और लोहे के उपकरण, बिल्कुल सही है। जो अग्रिया जनजाति है ये लोहे गलाने का कार्य करती है, लोहे के उपकरण बनाती है। बैगा जनजाति क्या करते हैं? चिकित्सक और झाड़ फूक का कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। तो ये हमारा तीनों सही है। इन जनजातियों से बहुत क्वेश्चन पूछा रहता है, अगर छत्तीसगढ़ से कुछ ना कुछ जीके से आया तो ये आता ही रहता है। तो खैरवाड़ जनजाति तो खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। अग्रिया जनजाति लोहे गलाने और लोहे के उपकरण बनाने का कार्य करते हैं। बैगा जनजाति यहाँ पर चिकित्सक झाड़ फूक आदि कार्य करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण से दिया कथन दिया है कि नई शिक्षा नीति नीति 2020 रटन विद्या को हतोत्साहित करती है और बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव की वकालत करती है, क्या सही है? कारण है कि नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और अवधारणात्मक समझ का विकास करना है। तो इनमें से कथन सही कि कारण सही कि दोनों सही कि दोनों गलत है? कथन कहता है कि नई शिक्षा नीति नीति 2020 रटन विद्या को हतोत्साहित करती है, मतलब उसे नकारती है, उसका विरोध करती है, ठीक है। और बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न को बदलने की वकालत करती है, बिल्कुल सही है। रटन विद्या को समाप्त करने की बात कहता है। कारण है कि नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि दोनों प्रकार से सोचना, सही गलत दोनों पक्षों के बारे में सोचना, और रचनात्मकता और धारणात्मक समझ को विकास करती है, बिल्कुल सही, मतलब करके सीखने पर जोर देती है। तो कथन भी सही, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? बताइए कि भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? दुल्हन रेखा के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, या 18वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से। मैकमोहन रेखा के नाम से किसको भारत और चीन की सीमा जाना जाता है? डुरंट रेखा के नाम से पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा को जाना जाता है, और रेड क्लिफ रेखा के नाम से क्या जानता है? भारत और पाकिस्तान। डुरंट रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा हमारा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा हमारा भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत, मतलब छुआछूत के अंत की गारंटी देता है और इसके आचरण पर दंडनीय अपराध घोषित करता है? मतलब छुआछूत का अंत कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 में? तो राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 17 में। जो छुआछूत का अंत किसमें है? तो अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में दूध का घनत्व और उसकी शुद्धता मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए कि विज्ञान में जो दूध का घनत्व और उसकी शुद्धता मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, लैक्टोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, सीस्मोग्राफ का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध का घनत्व और आर्द्रता शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग, तो बैरोमीटर के वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसका? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर को करने के लिए तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता के लिए।
और सिस्मोग्राफ क्या रहता है, तो भूकंप रहता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है। इसको कोड में भी दे सकता है कि जोड़ी मिलाव वाला। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। ठीक, तो इसको कोट में देते हैं कठिन लगेगा, और सिंपल बताएं तो आसान लगता है। तो कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता, बस कोट में देते हैं तो क्वेश्चन आपको कठिन लगने लगता है, क्योंकि टाइमिंग कम रहता है। ठीक, क्योंकि हर इसमें से जोड़ी मिला देता तो इसी को ढूंढते रहते एक एक करके, तो आपको कठिन लगता। तो आप प्रैक्टिस दोनों तरह क्वेश्चन कीजिए कि दोनों में से, अब हर क्वेश्चन तो कोट में नहीं आ सकता, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन कोट में आएंगे, इसलिए आपको दोनों तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जा रहा है। साथ ही हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट और अन्य सभी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए प्लेलिस्ट सबका अलग अलग बना है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और इस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो दूध का घनत्व और शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रमुख समाज सुधारक संस्थाओं और उनके संस्थापकों के युग्म पर विचार कीजिए। जैसे दिया है कि रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना किया था, क्या सही है। आर्य समाज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था, सही है। या प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था, ये सही है। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना, ये गलत है। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना किया था तो किसने किया था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था, तो ये किया था ब्रह्म समाज की। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था, ब्रह्म समाज की। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने। तो यह हो गया गलत। तो पहला सही है, दूसरा सही, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय ने किस किया था, तो ब्रह्म समाज की। सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जोड़ी मिलाम भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक आर्थिक योगदान किस क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जिसे उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, या चतुर्थ क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत चतुर्थ श्रेय क्षेत्र आता है। तो वर्तमान में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब जो जीडीपी में देखें तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र है। इसमें जैसे बैंकिंग आता है, पर्यटन आता है, आईटी आता है, परिवहन आता है। ठीक है, ये सब जो सेवा देते हैं ये किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में। ठीक, मतलब बिजनेस वाला, सेवा वाला बिजनेस। तो ये किस में आएगा, ये आता है हमारा जीडीपी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान इसी का है। पहले कृषि क्षेत्र का था, अब किसका है, तो तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरा जो देवी दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित है, कुल कितने दिन का मनाया जाता है। ये आपका ईवीएस पर्यावरण का एक अलग से मतलब अंतिम चैप्टर जो 9 चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन का, उसमें है। हम पर्यावरण का चैप्टर वाइज करा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी चालू हो चुका है। तो उसमें जो 9 चैप्टर में आएंगे तब इसको बस्तर के पूरा विस्तृत से आपको बताया जाएगा। उसमें एक अलग से टॉपिक ही है चैप्टर 9 में। तो ईवीएस के चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लास और प्रैक्टिस क्लास देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सबका चैनल में जाइए और सबका अलग अलग प्लेलिस्ट नाम आपको दिख जाएगा। जिसकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हो जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लास भी है हमारा। कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी क्लास भी है और क्वेश्चन वाला क्लास भी है, दोनों है। तो कितने दिन का मनाया जाता है बस्तर का दशहरा, बहुत आसान है, 75 दिनों का होता है। जो छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा कितने दिन का होता है, तो 75 दिन का होता है। जो कि किसको समर्पित होता है, तो देवी दंतेश्वरी की आराधना, दंतेश्वरी को समर्पित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 75 दिन। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के अनुसार भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। बताइए कि भूगोल के अनुसार भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। चिल्का झील उड़ीसा, उलर झील जम्मू कश्मीर, लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मतलब ताजे पानी की झील है तो उलर झील जम्मू कश्मीर। जो चिल्का झील है सबसे बड़ी झील है, चाहे खारे खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोले तो भी चिल्का झील, और भारत की सबसे बड़ी झील बोले तो भी चिल्का झील। अब किस जल का पानी सबसे खारा है बोलेंगे तो सांबर झील का। सांबर झील का पानी क्या है, सबसे ज़्यादा खारा है।
ठीक। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोले तो चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील बोले तो चिल्का झील, मीठे या ताजे पानी की या फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील बोले तो उलट झील। कहाँ पर? जो जम्मू कश्मीर में। कई बार इसके जगह का नाम का भी आ जाता है कि जोड़ी मिला कि चिल्का झील कहाँ पर है, जैसे कि इस ऑप्शन को यहाँ ना देकर उड़ीसा को नीचे तीसरे नंबर में दे देगा, तो आपको फिर करना पड़ेगा उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में है। उलट झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील मणिपुर और सामर झील राजस्थान। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ एक क्वेश्चन को मत ध्यान दीजिए, आप उस क्वेश्चन से बनने वाले हज़ारों क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें कहीं पूछ सकता था कि सबसे अधिक खारा पानी किस झील का होता है, तो सामर झील का। सबसे बड़ा झील भारत का, तो उलट झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। अलग अलग क्वेश्चन आ जाता तो ये 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, जोड़ी मिलाओ में अलग से आ जाएगा। कौन सा कथन सही बोलेंगे कि चिल्का झील उड़ीसा में है, सही है। उलट झील लिख देगा मणिपुर में, तो गलत है। इस तरह से कथन कारण भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट को समझते समझते जाइए, जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस तरह से आज का आपका क्लास 11 कंप्लीट होता है, 12 भी आपके लिए रेडी है।